नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी करने वाले सभी साथियों का इस विश्लेषण में स्वागत है। नमस्कार। आज हम 1 जून 2025 की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं यानी करंट अफेयर्स के भाग 1 पर गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। हो सकता है कुछ विषय आपको पहले से पता हो, तो उन्हें दोहराने का एक अच्छा मौका समझें। हाँ, रिवीजन भी जरूरी है। आज हम अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, इतिहास, शासन और विज्ञान प्रौद्योगिकी मतलब काफी कुछ कवर करने वाले हैं। जी। हमारा लक्ष्य वही है, कम समय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाना। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। हमारा ध्यान प्रीलिम्स के लिए जो उपयोगी तथ्य है और उनका महत्व क्या है उस पर रहेगा। सिर्फ क्या हुआ ये नहीं, बल्कि क्यों ये महत्वपूर्ण है, इसे समझेंगे। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था से शुरू करें। एडवांस्ड ऑथराइजेशन स्कीम माने एएसए में कुछ बदलाव हुआ है। हाँ बिल्कुल, एक अहम बदलाव है। अब निर्यातकों को ड्यूटी फ्री आयात का लाभ सिर्फ इसलिए नहीं रोका जाएगा कि उनका माल लाइसेंस जारी होने से पहले शिप हो गया था। अच्छा, तो फिर शर्त क्या है? मुख्य शर्त अब यह है कि बिल ऑफ एंट्री जो होती है वो लाइसेंस जारी होने के बाद फाइल होनी चाहिए। मतलब शिपमेंट डेट उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही अब। हाँ, कह सकते हैं। बिल ऑफ एंट्री फाइलिंग की तारीख ज्यादा जरूरी हो गई है। ये योजना आप जानते ही होंगे, निर्यात उत्पाद में लगने वाले इनपुट के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देती है। हाँ, इससे वर्किंग कैपिटल पर बोझ कम होता है। बिल्कुल, और निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। इसमें कुछ शर्तें भी हैं, जैसे न्यूनतम 15% मूल्य वृद्धि यानी वैल्यू एडिशन। समझ गई, ये तो प्रक्रिया को सरल बनाने जैसा है। अच्छा, अब शासन की तरफ देखें तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 लॉन्च हुआ है, एसएसजी 2025। जी हाँ, ये जल शक्ति मंत्रालय का राष्ट्रव्यापी ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है स्वच्छ भारत मिशन यानी एसबीएम के फेज 2 की प्रगति का आकलन करना। खासकर ओडीएफ प्लस मॉडल पर फोकस रहेगा। ओडीएफ प्लस मॉडल मतलब खुले में शौच से मुक्ति के आगे की बात। हाँ बिल्कुल, इसमें गांवों का मूल्यांकन होगा, घरों और सार्वजनिक स्थानों का सर्वेक्षण होगा, वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स कैसे काम कर रही हैं ये देखा जाएगा। और नागरिक प्रतिक्रिया भी। जी, और नागरिक प्रतिक्रिया भी शामिल होगी। एक खास बात यह है कि डेटा की सटीकता के लिए इस बार जियो फेंसिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल होगा। जियो फेंसिंग? हाँ। मतलब लोकेशन आधारित ट्रैकिंग। हाँ, सही समझे। इससे राज्यों और जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग तैयार होगी। दिलचस्प है, तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है शासन में। चलिए अब कुछ खोजों की बात करते हैं। मेघालय में कोई दुर्लभ छिपकली मिली है? हाँ, कैलोटिस जुलाइकिंग नाम की। ये एक गार्डन लिजर्ड है। वैसे इसे 2019 में मिजोरम में खोजा गया था, पर मेघालय में इसे पहली बार दर्ज किया गया है। अच्छा। हाँ। कैसी दिखती है ये? ये हरे रंग की है, करीब 5 इंच लंबी। इसकी खासियत है इसके स्केल्स, वो स्ट्रांगली कील्ड हैं। मतलब हर स्केल पर एक उभार या कील जैसी संरचना होती है। और ये किस परिवार की है? ये अगैमिडाई परिवार की है। ये छिपकलियां आमतौर पर पेड़ों पर रहती हैं और रंग बदलने के लिए जानी जाती हैं। पूर्वोत्तर भारत की जैव विविधता सच में कमाल की है। बिल्कुल, ये उसका एक और उदाहरण है। और इतिहास के पन्नों से भी एक बड़ी खोज हुई है ग्वाटेमाला में। जी हाँ, वहाँ करीब 3000 साल पुराने माया शहर के अवशेष मिले हैं। इनमें पिरामिड और स्मारक भी शामिल हैं। 3000 साल? माया सभ्यता तो बहुत उन्नत मानी जाती है। हाँ बिल्कुल, मेसोअमेरिका की प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी। खगोल विज्ञान, उनका कैलेंडर, उनकी चित्रलिपि लेखन और बिना धातु के औजारों के भी उन्होंने भव्य वास्तुकला बनाई। अविश्वसनीय। ये खोज क्या बताती है? ये खोज उनके फैलाव, उनके शहरी नियोजन, इन सब पर नई रोशनी डाल सकती है। वाकई। अच्छा, भारत के इतिहास की बात करें तो रानी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती मनाई जा रही है। जी, महारानी अहिल्याबाई होलकर 1725-1795 मालवा की शासक थीं। उन्हें पुण्य श्लोक और द फिलोसोफर क्वीन भी कहते हैं, है ना? जी हाँ, वे कुशल प्रशासक थीं, सैन्य नेता भी थीं और एक महान निर्माता भी। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर समेत कई मंदिरों, धर्मशालाओं का निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया। और उनका शासन कैसा था? न्यायपूर्ण शासन दिया उन्होंने। महेश्वर में कपड़ा उद्योग को भी बढ़ावा दिया। उनका शासन लोक कल्याण और सांस्कृतिक संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। प्रेरणादायक। चलिए अब कृषि क्षेत्र की ओर चलते हैं। बायोस्टिमुलेंट शब्द काफी चर्चा में है। केंद्र ने कुछ को अधिसूचित भी किया है। ये होते क्या है? बायोस्टिमुलेंट देखिए, ये ऐसे पदार्थ या सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधों की जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं उन्हें उत्तेजित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। अच्छा, कैसे?
ये पौधों की पोषक तत्व उपयोग करने की क्षमता बढ़ाते हैं। अजैविक तनाव जैसे सूखा या तापमान का ज्यादा होना उसके प्रति सहनशीलता बढ़ाते हैं। तो इससे उर्वरकों पर निर्भरता कम हो सकती है। हाँ, बिल्कुल, यही इसका एक बड़ा फायदा है। जैसे समुद्री शैवाल के अर्क होते हैं या कुछ लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं। टिकाऊ कृषि की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। सही है। और अब प्रौद्योगिकी में ये बैटरी आधार पहल क्या चीज है? ये एक दिलचस्प पहल है। इसका उद्देश्य है हर बैटरी को एक सुरक्षित डिजिटल पहचान देना। बैटरी का अपना आधार। हाँ, कुछ वैसे ही समझ लीजिए। इससे बैटरी के निर्माण से लेकर उसकी केमिस्ट्री, उसकी सुरक्षा और प्रदर्शन सब कुछ ट्रैक किया जा सकेगा। इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है असुरक्षित रीयूज को रोकना, रिसाइकलिंग को बेहतर बनाना और जो पर्यावरणीय जोखिम है उन्हें कम करना। ये ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। ये तो काफी इनोवेटिव लग रहा है। और अंत में पर्यावरण से जुड़ी एक खबर अमलाबाद टाइगर रिजर्व से है। जी, हाल ही में वहां मॉनिटर छिपकलियों के शिकार के आरोप में कुछ लोग पकड़े गए। ये रिजर्व कहाँ है? ये तेलंगाना में है और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये। अच्छा, और क्या खास है इसके बारे में? ये नल्लामला के जंगलों का हिस्सा है जो पूर्वी घाट में आते हैं। कृष्णा नदी यहीं से बहती है और चेंचू जनजाति यहाँ रहती है। ये घटना वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय समुदायों के बीच जो संतुलन बनाने की चुनौतियां हैं उनको उजागर करती हैं। समझ गए। तो आज हमने कई अहम विषयों पर नजर डाली। निर्यात योजना में बदलाव से लेकर ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण, नई छिपकली प्रजाति, माया सभ्यता के अवशेष, रानी अहिल्याबाई होलकर की विरासत, फिर बायोस्टिमुलेंट बैटरी पहचान प्रणाली और अमराबाद टाइगर रिजर्व तक। जी हाँ, काफी विविध विषय थे आज। ये सभी यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के अंश हैं। अगर ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भी विश्लेषण मिलते रहें। और अंत में एक विचार। आज हमने शासन, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और इतिहास से जुड़ी कई बातें की। जरा सोचिए, इन विभिन्न क्षेत्रों के बीच जो अंतर संबंध हैं वो कैसे बदल रहे हैं। जैसे बैटरी तकनीक कैसे पर्यावरण के नियमों को प्रभावित कर सकती है, या ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में कैसे तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। भविष्य की नीतियों और प्रशासनिक चुनौतियों के लिए इन बदलते अंतर संबंधों के क्या मायने हो सकते हैं, इस पर जरूर विचार कीजिएगा।